नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट। प्यारे मित्रगणों, हम लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, हम क्वेश्चन सीरीज भी चला चुके हैं और उसी क्वेश्चन सीरीज को लगातार हम आपके सामने आगे बढ़ते हुए लेके चल रहे हैं। लेकिन उसी बीच में मैं कॉन्सेप्चुअल चीजें, जैसे कि हमारा टॉपिक चला हुआ है, उसके कुछ पोर्शन भी लेके आता रहूंगा ताकि क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ आपको टॉपिक भी कवर करने को मिल सके। दोस्तों, अब तक हम 3 क्वेश्चन सीरीज ला चुके हैं। भार्गव स्तर 1, 2 और 3 3 दिन की क्वेश्चन सीरीज ला चुके हैं। उसी बीच में मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है कार्नेटिक वार। कुछ क्लासों में हमने यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ा था, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस थे वो आए थे। उसके बाद जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हैं, उसके बाद कुछ कंपनियां ऐसी थी जिसमें आपसी संघर्ष हमें देखने को मिला था। जो आपसी संघर्ष हमें देखने को मिला था, उसी कड़ी में एक युद्ध होता है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक उत्तराधिकारी युद्ध होता है जो ऑस्ट्रिया को लेकर के होता है, और उसकी आग इतनी धधकी कि वो भारत तक आ पहुंची, और उसी पर ये आधारित है कार्नेटिक वार। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्नेटिक है क्या चीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये युद्ध भारत से संबंधित है, भारत के किस क्षेत्र को कार्नेटिक कहा गया, और ये युद्ध हुआ क्यों, इसके कारण क्या थे, और इस युद्ध के चलते क्या क्या चीजें भारत को देखनी पड़ी, या किन किन चीजों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। प्यारे मित्रगणों, जितने भी साथी, जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़ते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चैनल को शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी क्लासेस पहुंच सके। और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक भी करें और बेल आइकन भी दबा लिया करें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन बढ़ सके, आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, हम बात करते हैं आज की क्लास कार्नेटिक वॉर। क्या है कार्नेटिक वॉर, इसके बारे में हम बात करेंगे। कार्नेटिक वॉर शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इसी पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप मुझे सुनोगे, मैं नवीन यादव आपको बताऊंगा कि कार्नेटिक वॉर क्या है। प्यारे मित्रगणों, कार्नेटिक वॉर की अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कार्नेटिक को हिंदी में कर्नाटक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कर्नाटक। कार्नेटिक को कर्नाटक भी बोल देते हैं। अब ये कर्नाटक क्षेत्र अलग है, ये कर्नाटक क्षेत्र अलग है। कैसे है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप भारत के साउदर्न हिस्से को जब आप देखते हो, तो हमारे भारत के साउदर्न हिस्से में जो ये महाराष्ट्र के नीचे वाले हिस्से का जो ये पोर्शन है, ये द्रविड़ जो पोर्शन है, इस द्रविड़ पोर्शन को ही पूरे को क्या बोला गया है? कार्नेटिक बोला गया। इस द्रविड़ पोर्शन को ही पूरे को क्या बोला गया है? कार्नेटिक बोला गया। लिख देता हूं अच्छे से। इस पूरे द्रविड़ पोर्शन को कार्नेटिक कहा गया। ठीक। अब जो ये कार्नेटिक क्षेत्र है, इसके ऊपर लड़ाइयां लड़ी गई। किस प्रकार का संघर्ष हुआ और किन के बीच हुआ? तो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी, इन दो के बीच हुआ। कैसे हुआ? तो देखिए, पहला युद्ध कार्नेटिक फर्स्ट वॉर हुआ 1746 से 1748। सेकंड वॉर 1749 से 1754 तक। थर्ड युद्ध 1756 से 1763 तक। देखिए, पहला युद्ध हुआ केवल 2 साल के, तीसरा युद्ध हुआ 5 साल के लिए, सॉरी दूसरा युद्ध 5 साल के लिए, और तीसरा युद्ध हुआ 7 साल के लिए। यानी कि ये तो बढ़ते ही चली गई इनकी टाइमिंग। ऐसा हुआ क्या था? किस बात को लेकर इनके आपस में विवाद उत्पन्न हुए थे? ऐसी क्या कहानी थी? सोचनी है हमें, जाननी है हमें, क्या ऐसी घटनाएं रही हों, उन पे हमें चर्चा करनी। तो प्यारे मित्रगणों, ये जो तीनों युद्ध हुए थे, इसके पीछे एक कारण रहा था, और वो कारण मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जो पहला युद्ध शुरू हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक जो वार था, के बारे में हम बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध,
के कारण, कॉजेज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, पहले कार्नेटिक वॉर के कारण क्या है। तो देखिए जो सामने आप मैप देख रहे हो उसमें ये एक क्षेत्र है, ये फ्रांस का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? फ्रांस का क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो ये ब्रिटेन का क्षेत्र है। इसका क्षेत्र है ब्रिटेन का क्षेत्र है, ठीक। और एक क्षेत्र है ये, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिया। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। अब ये जो दोनों देश हैं इनका संघर्ष चल रहा था ऑस्ट्रिया को लेकर। इनका संघर्ष किसको लेकर चल रहा था? ऑस्ट्रिया को लेकर इनका संघर्ष चला हुआ था, इनका युद्ध चला हुआ था, स्ट्रगल चला हुआ था। अब ये दोनों जो देश हैं ये इस ऑस्ट्रिया के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इनका उत्तराधिकारी का संघर्ष था, सक्सेसिव का एक संघर्ष था, उसकी हम बात करते हैं। तो ये क्या लिखता है? इस युद्ध का कारण कोई भी भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी। भारत में कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ही नहीं हुई कि ये युद्ध हो। फिर कहां स्थिति हुई थी? तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रिया एक जगह है जहां ब्रिटेन और फ्रांस को संघर्ष करना पड़ा था उसके उत्तराधिकार के लिए। एक चाहता था मेरा उत्तराधिकार यहां पर हो और एक चाहता था मेरा हो। तो दोनों की लड़ाई का कारण यही था। ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश था जहां पर उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के चलते भारत में भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया। इसी संघर्ष के चलते अब लड़ाई थी 7 समुद्र पार की, पहुंची हम तक। इसकी आग में हमें भी झुलसना पड़ा था। तो देखिए क्या कहता है, द कॉजेज ऑफ दिस वॉर was not any situation arising in India. Austria, which was a country in the European region, was facing a conflict between Britain and France for succession, and due to this conflict a war broke out between these two countries in India as well as। ऐसे ये संघर्ष भारत में होगा। ये उत्तराधिकार का संघर्ष था, ये बात आपको याद रखनी। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारत में भी इसकी आग पहुंची। फिर ये जो 3 वॉर थे इनका परिणाम क्या रहा, वो कहानी पढ़ने से पहले मैं इनका रिजल्ट भी आपको बता देता हूं ताकि आप समझ सको। तो देखिए पहला जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, वो 1746 से 1748 तक लड़ा गया। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार प्रसन्न एवं अंग्रेज फ्रांसीसी में, ठीक। और ये युद्ध हुआ कहां? अमेरिका में युद्ध हुआ, ठीक। दूसरी बात, इसकी जो समाप्ति थी 1748 में एक संधि हुई थी, एक्सला-सेपेल की संधि। एक्सला-सेपेल की जो संधि थी इसके द्वारा ये युद्ध शांत किया गया इस संधि के तहत। फिर अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय, इस युद्ध में अंग्रेज हार गए। अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक। दूसरा जो युद्ध हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से 1754 तक हुआ। दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। अब दूसरा युद्ध होने का कारण था हमारी पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे थे, हमारे नवाबों का चयन कर रहे थे। एक चाह रहा था बंगाल का ये नवाब बने, एक चाह रहा था हैदराबाद का ये नवाब बने, कर्नाटक का ये बने। मतलब ये हमारी पॉलिटिक्स में एंटर हो गए, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। 1755 में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध को शांत किया गया, दूसरे युद्ध को। इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की अच्छी स्थिति बन गई। अंग्रेज एक गुड सिचुएशन में, एक वेल कंडीशन में पहुंच चुके थे। तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध था, तीसरा जो कार्नेटिक वॉर था, वो 1756 से 1763 तक हुआ। यूरोप का सप्तवर्षीय, ये यूरोप में 7 सालों तक चला था, ठीक। 1763 की पेरिस की संधि के द्वारा इसे शांत किया गया। इसके एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि। ये 3 अलग अलग संधियां हैं, तीनों को याद रखना है। पहला एक्सला-सेपेल संधि के तहत शांत हुआ, दूसरा पौंडीचेरी की संधि के साथ, और तीसरा पेरिस की संधि के साथ शांत किया गया था ये युद्ध। और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। इस युद्ध में कौन जीता था? अंग्रेज जीता। अब पहले युद्ध में अंग्रेज हारे थे,
दूसरे में उनकी सिचुएशन अच्छी बनी थी और तीसरे में अंग्रेज जीत गए थे और यह सिद्ध हो गया था कि अब भारत पर प्रधानता किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। अब भारत पे रूल कौन करेंगे? अंग्रेज होंगे करने वाले। तीसरे कार्नेटिक वॉर के बाद ही पता चल गया। अब कार्नेटिक का मतलब यह मत समझना कि कर्नाटक अलग है, मैंने बता दिया है जो द्रविड़ क्षेत्र है उसको पूरे को कार्नेटिक कहा गया था। बट कार्नेटिक कोरोमंडल की साइड ज्यादा क्षेत्र पड़ता है इसका। कोरोमंडल कोस्ट है ना जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला, इधर इसका ज्यादा एरिया आता है इसलिए उसको कार्नेटिक स्पेशल बोल दिया जाता है। बट वो पूरा द्रविडियन क्षेत्र जो है, द्रविडियन रीजन जो है उसको कार्नेटिक कहते हैं। ये बात याद रख लेना, मन में कंफ्यूजन मत रखना प्यारे मित्रों, ऐसे चीजों के कंफ्यूजन बहुत होते हैं। अब आगे चलते हैं, तो फिर क्या हुआ था आगे? तो 18th सेंचुरी तक कोरोमंडल तट की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। कोरोमंडल तट की भूमि में आपको फिर यहां डिस्क्राइब करके बता देता हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्यारे मित्रगणों, ये जो एरिया है ये कोरोमंडल तट है। ये क्या है? कोरोमंडल तट। इस कोरोमंडल तट की जो भूमि है उसे कार्नेटिक कहते थे। बट 18वीं शताब्दी तक ये द्रविडियन जो एरिया है ये पूरा का पूरा ही किस में आता था? कार्नेटिक में आता था। बट ज्यादा क्षेत्र कोरोमंडल वाला है इसलिए इसको कार्नेटिक कहा गया था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहां के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 में फारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। 1746 में क्या होता है कि अंग्रेजी जलबेड़े ने फ्रांस के जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया, जलपोतों को अपने कब्जे में ले लिया। और फ्रांस का एक गवर्नर हुआ करता था जो भारत में राज कर रहा था, भारत में व्यापार कर रहा था, डुप्ले उसका नाम। क्या नाम था? डुप्ले। अब डुप्ले ने इसकी शिकायत हैदराबाद के अधीन क्षेत्र कर्नाटक के नवाब को करी, क्योंकि वहां उस प्रांतपति को नवाब कहा जाता था, उस नवाब को करी। नवाब ने इसकी बात को इग्नोर कर दिया। पागल है क्या इसकी बातों पे? ऐसा नवाब ने सोचा होगा और नवाब ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब नवाब ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ये बात डुप्ले को बहुत बुरी लगी, और डुप्ले को जब बुरी लगी तो डुप्ले ने अपने दम पे कुछ करने की भी सोची। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूं, टिल द 18th सेंचुरी द लैंड ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट वाज नोन एज कर्नाटक। इट वाज ए प्रोविंस अंडर द निजाम ऑफ हैदराबाद। इट्स गवर्नर वाज कॉल्ड नवाब। फॉर द फर्स्ट time in 1746 the English fleet under the leadership of Barnet captured some French ships. Dupleix complained about this to the Nawab of Karnataka, but the Nawab did not pay any attention to what Dupleix said. नवाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा डुप्लेक्स कह क्या रहा। अब डुप्लेक्स सोचा यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब बेइज्जती हो गई तो मैं क्या करूं। अब उसके दम पर ये कुछ फैसला लेगा, खुद के दम पर। क्या लेगा? तो देखिए, अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया, मद्रास को घेर लिया। इस नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर एक युद्ध सेंट थॉम का युद्ध हुआ। सेंट थॉम का युद्ध 1748 में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ठीक, डुप्ले ने मद्रास को घेर लिया, हमारा जो नवाब था उसने बोल दिया निकल ले यहां से। डुप्ले बोला नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा तो युद्ध कर दिया सेंट थॉम का, और वो 1748 में हुआ। अब कर्नाटक के नवाब ने जब युद्ध की घोषणा कर दी थी तो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उसे सेंट थॉम का युद्ध कहा गया है।
Hence Dupleix laid siege to the English colony of Madras. The Nawab asked Dupleix to leave Madras, but Dupleix did not agree. As a result, the Nawab declared war against the French, and then a war called the Battle of Saint-Thome took place. The Battle of Saint-Thome was fought in 1748 between the Nawab of Karnataka and the French. कर्नाटक के नवाब और फ्रेंच के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। डुप्लेक्स को नवाब ने मना कर दिया कि भाई मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तो डुप्लेक्स ने मद्रास का घेरा कर लिया। मद्रास का घेरा कर लिया तो डुप्लेक्स को नवाब ने कहा हट जा, वो नहीं माना, तो ये युद्ध हुआ जिसे सेंट थॉम का युद्ध कहा गया है। प्यारे मित्रगण, उसके बाद 1748 में एक संधि होती है जिसको एक्स ला सेपेल की संधि कहा गया है। ठीक 1748 यूरोप में एक्स ला सेपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया और कार्नेटिक फेस्ट वॉर खत्म हुआ। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया। बदले में फ्रांसीसियों ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर लिए। जो हमारा मद्रास क्षेत्र था, जो हमारा मद्रास क्षेत्र था, इस मद्रास क्षेत्र को वापस किसे सौंप दिया गया? अंग्रेजों को सौंप, क्योंकि जो डुप्ले ने उस क्षेत्र को घेर लिया था वो मद्रास वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया, अंग्रेजों के क्षेत्र में चल गया। ठीक, किस संधि के तहत? एक्स ला सेपेल संधि के तहत। एक्स ला सेपेल संधि के तहत ऐसा हुआ था। ठीक, द ट्रेटी ऑफ एक्स ला सेपेल इन 1748 एंडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप एंड आल्सो एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। एक्स ला सेपेल संधि के तहत पहले ऑस्ट्रियन सक्सेशन के युद्ध का अंत हुआ। अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास वाज हैंडेड बैक टू ब्रिटिश, मद्रास वापस ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। इन रिटर्न द फ्रेंच रीजन देयर टेरिटरीज नॉर्थ अमेरिका, और फ्रांसीसियों ने वापस उत्तरी अमेरिका पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया बदले में। यह बात आपको याद रखनी। इसके बाद क्या होता है? सेकंड युद्ध शुरू हो जाता है जब वो हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। सेकंड युद्ध शुरू होता है जब वो हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। 1748 से 1754 तक हमारी राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करते हैं, तो इस चीज को आपको समझना होगा। ये मैंने आपके सामने जो चीज रखी हुई है, इसको आप समझोगे तब आपको पता चलेगा। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव, ब्रिटिश गवर्नर कौन है? क्लाइव है। क्लाइव चाहता है कि हैदराबाद का नवाब कौन बने? तो नासिर जंग बने। कौन बने? नासिर जंग। और क्लाइव चाहता है कर्नाटक का नवाब कौन बने? अनवरुद्दीन। क्लाइव दो लोगों को चाहता है, नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को। वहीं फ्रांस का जो गवर्नर है डुप्ले, वो चाहता है कि हैदराबाद का नवाब बने मुजफ्फर जंग और कर्नाटक का नवाब बने चंदा साहब। ठीक, चंदा साहब। डुप्ले चाहता है चंदा साहब को और मुजफ्फर जंग को, और क्लाइव चाहता है नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को। क्या इन दोनों की रणनीति कामयाब हो पाएगी? उस पर हमें चर्चा करनी। क्या ये अपने अपने व्यक्तियों को नवाब बना पाएंगे? क्या भारत पर प्रभु सत्ता स्थापित करने का सपना इनका रह जाएगा? या ये भारत पर प्रभुत्व अपनी स्थापित कर पाएंगे? इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रगणों, हम देखते हैं किसका नवाब बनता है, किसका नहीं बनता। तो हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हुआ और अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्ष का समर्थन दिया और फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हो गया। अंग्रेज अपने पक्ष को समर्थन दे रहे थे अपने फायदे के लिए,
और फ्रांसीसी अपने पक्ष को समर्थन दे रहे थे अपने फायदे के लिए। स्ट्रगल फॉर सक्सेशन बिगेन इन बोथ द रीजन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। इनके बीच में उत्तराधिकारियों का संघर्ष होता है, युद्ध होता है। एंड द इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज सपोर्टेड डिफरेंट साइड्स कीपिंग देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन माइंड एंड देन ए वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द टू साइड्स। उन्होंने अपने फायदों को देखते हुए अलग अलग पक्षों का समर्थन किया और युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ये चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से, जो मैंने आपको बता दी है। क्लाइव चाहता था कि ये बंदा हैदराबाद का नवाब बने नासिर जंग, और ये बंदा कर्नाटक का नवाब। वहीं डुप्ले चाहता था ये बंदा हैदराबाद का नवाब बने और ये बंदा कर्नाटक का। मुजफ्फर जंग हैदराबाद डुप्ले का, और चंदा साहब डुप्ले का कर्नाटक का। नासिर जंग क्लाइव का हैदराबाद और अनवरुद्दीन क्लाइव का कर्नाटक। ये चीज आपको समझनी है। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इस मुख्य युद्ध के कारण दोनों कंपनियां जो हैं उनका हस्तक्षेप क्या रहा वो देखते हैं हम। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। 1748 में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। हैदराबाद का जो निजाम था उल मुल्क, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होते ही उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया। भाई सीधी सी बात है, पहले राजा मर जाया करता था तो उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता था, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद जैसे ही युद्ध आरंभ होता है तो निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका बेटा होता है नासिर जंग, हैदराबाद का निजाम बना। इसकी मृत्यु के बाद कौन बना? नासिर जंग। नासिर जंग किसका बेटा था? निजाम उल मुल्क का। इस समय नासिर जंग का एक भांजा मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत कर दी। नासिर जंग का एक भांजा था मुजफ्फर जंग, ठीक, का भांजा था, यानी कि इसकी बहन का बेटा था मुजफ्फर जंग, जो निजाम पद के लिए दावेदार हो जाता। बोलता मैं निजाम बनूंगा। मामा कैसे बन गया? भैया मामा के पीछे हाथ धो के पड़े गए, ठीक। इसी समय 1748 में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और यह कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग करने। मराठों ने भी किसको रिहा कर दिया? चंदा साहब को। और चंदा साहब भी कर्नाटक में आके अपने उत्तराधिकार की मांग करने लगा, ठीक। द मेन रीजन फॉर दिस war interference of both the companies in Indian politics. The struggle for succession began after the death of Nizam ul Mulk Asaf Jah of हैदराबाद। हैदराबाद की मृत्यु हो गई, आसफ जाह की मृत्यु हो गई। जैसे आसफ जाह की मृत्यु होती है उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अंग्रेजों ने हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क हिज सन नासिर जंग becomes the निजाम of हैदराबाद। नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। एट द सेम टाइम नासिर जंग नेफ्यू मुजफ्फर जंग प्रेजेंटेड हिज क्लेम फॉर द पोस्ट ऑफ निजाम। मुजफ्फर जंग ने दावा पेश कर दिया कि मैं निजाम बनूंगा। एट द सेम टाइम 1748 द मराठाज रिलीज चंदा साहब एंड द डिमांडेड हिज सक्सेशन इन कर्नाटका। चंदा साहब ने मराठाओं से रिहा होकर के अपने उत्तराधिकार की मांग की कि भाई मैं कर्नाटक का नवाब बनूंगा। भाई सीधी सी बात है, लड़ाइयां चल रही थी नवाब पद के लिए, क्या रहेगा उसकी भी हम बात कर लेते। इस समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया, ठीक। मुजफ्फर जंग जो कि नासिर जंग का भांजा था उसका, और चंदा साहब जो कि मराठाओं के द्वारा रिहा कर दिया गया था उसका साथ डुप्ले ने दिया, यानी कि फ्रांसीसियों ने दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। यानी कि इन्होंने क्लाइव के एक कैंडिडेट को मार दिया, अनवरुद्दीन को। जैसे अनवरुद्दीन को मारा तो अनवरुद्दीन का पुत्र
एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में शरण ली। यानी कि अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भाग गया और तिरुचिरापल्ली के किले में शरण ले लेता है। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। इन्होंने कहा कि कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बना देंगे और निजाम नासिर जंग को बना देंगे। अंग्रेजों की रणनीति ये थी। एट दिस टाइम डुप्लेक्स स्पॉटेड मुजफ्फर जंग एंड द पोस्ट ऑफ निजाम एंड चंदा साहब फॉर द पोस्ट ऑफ नवाब। डुप्ले ने क्या किया, मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद निजाम पद के लिए नासिर जंग को चुना और नवाब के लिए चंदा साहब को चुना। द कंबाइंड फोर्स मुजफ्फर जंग, चंदा साहब एंड डुप्ले अटैक्स कर्नाटका इन 1749 एंड डिफीटेड एंड किल अनवरुद्दीन इन द बैटल ऑफ अंबूर। एक अंबूर की लड़ाई लड़ी गई। उस अंबूर की लड़ाई में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने मिलके इसे मार दिया, अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन का बेटा भाग जाता है। अनवरुद्दीन सन एंड सक्सेसर मोहम्मद अली फ्लेड एंड टुक रिफ्यूज इन द फोर्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली। उसने तिरुचिरापल्ली के एक क्षेत्र में शरण ली, एक किले में शरण ली। द ब्रिटिश आल्सो डिड नॉट रिमेन साइलेंट। ब्रिटिश भी चुप नहीं बैठे। सीइंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच एंड दे सपोर्टेड नासिर जंग, और उन्होंने फ्रांसीसियों को जवाबी कार्रवाई करते हुए नासिर जंग को निजाम पोस्ट के लिए दावेदार बनाया, मोहम्मद अली को नवाब पोस्ट के लिए दावेदार बनाया। ये अंग्रेजों ने बदले में किया ऐसा। फिर उसके बाद क्या होता है, 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। वो त्रिगुट मित्र शक्तियों को हरा देता है। इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी। अंग्रेजों का दूसरा कैंडिडेट भी मारा गया, नासिर जंग। ठीक, क्लाइव का दूसरा कैंडिडेट भी मारा गया क्योंकि उसी की सेना ने विद्रोह कर दिया था। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम और 1752 में घोषित कर दिया। क्लाइव के नेतृत्व में अकोट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अरकाट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब भी तिरुचिरापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। अब फ्रांसीसियों ने नासिर जंग की हत्या का फायदा उठाकर मुजफ्फर जंग को निजाम तो बना दिया 1752 में, लेकिन अंग्रेजों ने, क्लाइव ने अपने नेतृत्व में क्या किया, अरकाट पर आक्रमण कर दिया। अरकाट पर आक्रमण करके अरकाट में चंदा साहब का बेटा राजा साहब नेतृत्व कर रहा था, उस सेना को हरा दिया और अरकाट पर अपना अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। जैसे अरकाट पर अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं तो ये बात सुनकर चंदा साहब भी तिरुचिरापल्ली भाग जाते हैं और तिरुचिरापल्ली में चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है तंजौर के राजा के द्वारा। तंजौर के राजा ने किसे मार दिया, तो चंदा साहब को मार दिया। अब फ्रांसीसियों का भी एक कैंडिडेट मारा गया। अब फ्रांसीसियों का भी कैंडिडेट मारा गया तो कहानी बदल जाएगी। कहानी बदलेगी तो 1752 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भारत भेजा। गोदेहो आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देता है और अंततः 1755 में पौंडीचेरी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। पौंडीचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। 1754 में फ्रांस के द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह गोदेहो को गवर्नर बनाकर भेजता है। जैसे ही गोदेहो आता है, गोदेहो बोलता है युद्ध रोक दिया जाए और युद्ध रोकने की घोषणा करता है और उसी समय 1755 में पौंडीचेरी की संधि होती है। दूसरा युद्ध पौंडीचेरी की संधि के तहत शांत हुआ। पहला युद्ध एक्सला सेपेल की संधि के तहत, दूसरा पौंडीचेरी की संधि के तहत। और दोनों कंपनियों ने वादा किया कि हम भारतीय राजाओं के झगड़े के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये बाज आएंगे? भैया, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। वैसी ही कहानी इन अंग्रेजों की थी। फ्रांसीसी तो बेचारा अपना वर्षव समाप्ति करवा लेंगे, लेकिन अंग्रेज जो थे ना, उनका बल नहीं निकला था। वो लंबे समय तक भारत पर प्रधानता करके गए, भारत पर राज करके गए।
In 1754, the French government recalled Dupleix and sent Godeheu as governor in the place of India. भारतीय क्षेत्र में उसको गवर्नर बना करके भेजा गोदेहो को. As soon as Godeheu arrived, he declared the end of the war and finally the war ended in 1755. गोदेहो भारत पहुंचता और युद्ध रोकने की घोषणा कर देता है. और किस ट्रेटी के तहत? पौंडीचेरी संधि होती है. By the Treaty of Pondicherry, both the companies promised not to interference in the dispute of Indian kings. और वो भारत के राजाओं के हस्तक्षेप में, अपना विवाद में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. लेकिन मैंने बताया रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा. ठीक. और इसी के बाद तीसरा युद्ध भी होता है, कार्नेटिक थर्ड वॉर. थर्ड कार्नेटिक वॉर की मैं बात करूं तो 1756 से 1763 तक लड़ा गया. इस युद्ध का कारण क्या था? तो देखिए 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं पर्सा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ. 7 साल का एक युद्ध हुआ. सप्तवर्षीय इसलिए कहा गया है क्योंकि यह युद्ध 7 वर्षों तक लड़ा गया था. कितने वर्षों तक लड़ा गया था? 7 वर्षों तक. ठीक, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं. इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध. एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने होंगे. 1756 में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया. लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लेली को कमांडर इन चीफ बनाकर भेजा. यानी कि 1758 में रियल वॉर की शुरुआत होगी. 56 से 57 ऐसे चलता रहा. 58 में रियल युद्ध हुआ जब फ्रांस ने काउंट डी लेली को कमांडर बना करके भेज दिया. जैसे ही काउंट डी लेली भारत कमांडर इन चीफ बनकर के आता है तो युद्ध वास्तविक चरम पर पहुंच जाता है. इन 1756 द 7 years war started between Austria and Persia. Europe in this war, once again there was a war between the British and the French. पर्सा और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ जो दोबारा से ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया. इन 1756 both the companies started attacking each other's settlements, but the actual war started when in 1758 the French government sent Count de Lally to India as commander in chief. दोनों एक दूसरे की बस्तियों पर अटैक कर रहे थे. एक दूसरे की बस्तियों पर जब अटैक कर रहे थे तो नॉर्मली अटैक चल रहा था. लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत 1758 में होती है जब फ्रेंच डी लेली भारत में कमांडर इन चीफ बनकर के आता है. फ्रांस के द्वारा जब वो भेजा जाता है, जैसे ही वो भारत में कमांडर इन चीफ बनकर के आता है तो कहानी बदल जाती है. क्या वो अंग्रेजों को हरा पाएगा या जिता पाएगा? उसी कहानी को हम देखते हैं. तो देखिए इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध था. ठीक, इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा लड़ा गया? तो वांडीवास. और वांडीवास इस मतलब ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था इसमें छोटे छोटे अलग युद्ध लड़े गए थे. जिसमें 1760 में 58 में डी लेली भारत आया और 60 में एक युद्ध लड़ा गया वांडीवास जो आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लेली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ. यानी कि जो वांडीवास का युद्ध था में 2 सेनाएं नेतृत्व कर रही थी. एक तो सेना कर रही थी आयरकूट. अंग्रेज कौन था? आयरकूट. वहीं अगर मैं बात करता हूं तो फ्रेंच का मैंने कौन बताया? फ्रेंच का था डी लेली, काउंट डी लेली. फ्रेंच का कौन था? काउंट डी लेली. ये युद्ध कर रहा था. ठीक, अब इसमें क्या होता है? अंग्रेज विजय रहते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं. अंग्रेज जीत जाते हैं. इसके बाद पौंडीचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया. यानी कि इसके बाद सभी फ्रांसीसी बस्तियां समाप्त हो गई. एक प्रकार से फ्रांस का वर्चस्व समाप्त हो गया. 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा
सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि द्वारा कार्नेटिक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। यानी कि 1763 में जब फ्रांस का वर्चस्व समाप्त हो रहा था तो एक संधि हुई, पेरिस की संधि, और इसी पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया। और इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया और यह भी तय हो गया कि अब अंग्रेजी कंपनी ही भारत में पूर्णतः अपनी प्रधानता बनाएंगी और फ्रांसीसी बहुत ही थोड़े क्षेत्रों में सिमट करके रह गए थे, पांडिचेरी, माहे और करिकल आदि क्षेत्रों में। प्यारे मित्रगणों, इस युद्ध से परिणाम निकला कि फ्रांसीसी भारत से जाने वाले थे, फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो चुका था, फ्रांसीसी पांडिचेरी, कैरिकल और माहे जैसे क्षेत्र में सिमट करके रह गए। अब इसके साथ ही तय हो गया कि भारत पे कौन प्रधानता करेगा? अंग्रेज अपनी प्रधानता बनाएंगे क्योंकि वो जीत चुके थे इस युद्ध। द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल ऑफ दिस वॉर वाज द बैटल ऑफ वांडीवास। इस वांडीवास युद्ध के कारण ही फ्रांसीसियों का दमन हो गया था, अबोलिशन हो गया था, विच टुक प्लेस बिटवीन द इंग्लिश आर्मी लीड बाय आयरकुट एंड द फ्रेंच आर्मी लीड बाय काउंट डी लेली। काउंट डी लेली फ्रांसीसियों की नाक नहीं बचा पाया, जितना नहीं बचा पाया उसने नेतृत्व को तो किया लेकिन हार गया। द इंग्लिश वर विक्टोरियस इन दिस वॉर आफ्टर विच ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेंच सेटलमेंट्स इंक्लूडिंग पौंडीचेरी केम टू एन एंड। ठीक, और उनकी सभी क्षेत्र, सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। ठीक, द 7 years war was ended in 1763 at by the Treaty of Paris, and the Third Carnatic War also ended by this treaty। और इसी संधि के तहत तीसरा युद्ध भी समाप्त हो गया। कार्नेटिक थर्ड जो बैटल थी वो समाप्त हुई। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दिस वार, इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि द डोमिनियंस ऑफ फ्रांस इन इंडिया एंडेड एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट नाउ द इंग्लिश कंपनी will have complete supremacy in India and the French were confined to very few areas like Pondicherry, Mahi and Karaikal। कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध से ये भी तय हो गया कि अब भारत पर अंग्रेजों की प्रधानता होगी और अंग्रेज जो हैं वो भारत पर राज करेंगे और जो फ्रांसीसी हैं, जो फ्रेंच हैं, वो थोड़े क्षेत्र में ही सिमट करके रह गए। ये थे कर्नाटक के तीनों युद्ध जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी उस समय पे लड़े गए थे। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ उसमें छोटे छोटे युद्ध क्या हुए थे उस समय, कौन कौन से युद्ध? तो जो पहला युद्ध हुआ था वो 1748 में सेंट थोम का युद्ध था, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे हुआ। कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ, इसमें फ्रांसीसी जीत गए। दूसरा युद्ध था आम्बूर, 1749 में दुपले, मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहब के तुरगुट कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन के मध्य हुआ, इसमें तिरगुट जीत गए। ठीक, फिर अर्काट का युद्ध 1752 में क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच हुआ, अंग्रेज जीत गए। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच अंग्रेज जीत गए। यानी कि अंग्रेजों ने अंत में विजय प्राप्त की और अपने आप को मजबूत बना लिया। अब अंग्रेज जीत चुके। तो ये 3 कार्नेटिक वॉर थे जो हमने पढ़े। ये 3 कार्नेटिक वॉर थे जो हमने पढ़े। ठीक, तो प्यारे प्यारे बच्चों, कार्नेटिक वॉर हमने पढ़ लिए और कार्नेटिक वॉर के बाद फैसला हो गया कि कौन भारत पर राज करेगा। ठीक है, और तीनों कब कब हुए वो पूरी डिटेल मैंने आपको दे रखी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी। ठीक, तो ये थी भाई हमारी क्लास कार्नेटिक वॉर। जो आपकी क्वेश्चन सीरीज चली हुई वो लगातार चलती रहेगी। बीच बीच में मैं आपके कॉन्सेप्ट जो लाता रहूंगा। जिस दिन कॉन्सेप्ट डालूंगा उस दिन 2 क्लास रहेंगी। 5 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी और 9 बजे आपकी क्वेश्चन सीरीज की क्लास आएगी। ठीक है, रात 9 बजे क्वेश्चन सीरीज और 5 बजे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास। मेरे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी क्लासेस चल रही है वो लगातार चलती रहेंगी और आप लोगों के सामने जल्द ही लाइव आने की भी कोशिश करूंगा। लाइव आऊंगा, आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना और आप लोग
लाइव क्लास अटेंड करो, तब डाउट भी लेकर के आना ढेर सारे, जितने डाउट आप पूछ सको उतने डाउट पूछना, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। प्यारे मित्रगणों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस रहते हैं ये, इनको आप ज्वाइन कर लिया करें। और हमारा जो चैनल है वो आप लोगों के लिए निःशुल्क है, ये मैं बार बार कहता आया हूं, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें, शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दें, ठीक। लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ज्यादा से ज्यादा तक पहुंच सके, ठीक। और कोशिश करूंगा कि आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है, जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, उसके लिए मैं नियम बना रहा हूं, एवरी सैटरडे मैं क्लास लेके आऊं आपकी करंट अफेयर्स की, ताकि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सको। कोशिश करूंगा एवरी सैटरडे लाने की, बट अभी उसका एक तय नहीं किया है मैंने, उसका चार्ट प्रिपेयर नहीं किया है। जैसे ही प्रिपेयर होता है मैं जरूर आपके सामने लेकर के आऊंगा। और एवरी संडे हम चर्चा करेंगे फिलॉसफी। एवरी संडे हम किस पे चर्चा करेंगे? फिलॉसफी, यानी कि दर्शन पे। एवरी संडे आप दर्शन सुनने के लिए जुड़िए, ठीक। आप लोगों को सभी प्रकार का ज्ञान मैं दूंगा। जीवन जीना किसे कहते हैं वो बताऊंगा। तरक्की की राह पर चलते हुए जीवन का भी अर्थ हमें समझना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।